अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ चुके हैं हम। हेलो दोस्तों, चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। पिछले क्लास में जब हम लोगों ने मुलाकात की थी तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे क्वांटा फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए और मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो बस लग जाया जाए काम पर। सपोज अपने पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के लिए क्वांटा फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा तो सोडियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। ठीक, तो अगर हम इसके 100 मॉलिक्यूल्स को लेकर के चलते हैं, सपोज एक ऐसा सिचुएशन, हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में घोला, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, 100 सोडियम आयंस मिलेंगे, 100 क्लोराइड आयंस मिलेंगे। ध्यान देना, ये खत्म, अब बचा नहीं, डिसोसिएट हो गया। जब डिसोसिएट हो गया तो ये नहीं बचेगा, अब वो दोनों आए। तो 100 मॉलिक्यूल्स हमने लिए, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, 100 सोडियम आयन और 100 क्लोराइड आयन बन गए। तो हम लोग कहेंगे कि हमने 100 पार्टिकल्स से स्टार्ट किया था, 100 पार्टिकल्स को लेकर के स्टार्ट किया था, और जब फाइनली बाद में देखा तो क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये तो खत्म हो गए, 100 ये बना, 100 ये बना, 200 पार्टिकल्स जो है बन करके तैयार हो गए। तो ये बातें हम लोगों ने थोड़ी सी पिछले क्लास में भी करी थी, पर डोंट वरी, ये उतनी ही बात नहीं होने जा रही है, काफी कुछ बदलेगा, लेकिन हम लोगों को ओपनिंग के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है ना। तो 100 पार्टिकल्स से स्टार्ट किया था, 200 पार्टिकल्स पर पहुंच गए, और 100 से 200 हो जाना मतलब तुम कह सकते हो 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, दोनों का रेशियो ले लो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ऐसा फॉर्मूला तुम लिखोगे, क्योंकि हर बार डिसोसिएशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कंपाउंड्स में एसोसिएशन भी होता है, तो फॉर्मूला दोनों को कंट्रोल करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स assuming no association और डिसोसिएशन, ऐसा तुम फॉर्मूला लिख सकते हो। इसी रेशियो को तुम बोल दोगे कि यही है अपना क्वांटा फैक्टर। यही जो रेशियो है क्वांटा फैक्टर आई। तो अगर सोडियम क्लोराइड का कुछ भी ना होता, ना एसोसिएशन होता, ना डिसोसिएशन होता, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल 100 पार्टिकल्स पड़े रहते, लेकिन डिसोसिएशन की वजह से 200 हो गया, तो हम बोल देंगे 200 डिवाइडेड बाई 100, तो क्वांटा फैक्टर आया 2। या फिर हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड टूटता है, 2 आयंस देता है, जब 2 आयंस देगा तो पार्टिकल्स का नंबर 2 गुना हो जाएगा और क्वांटा फैक्टर 2 आएगा, एंड दैट्स ऑल। ये बहुत ही सिंपल बात थी, लेकिन ध्यान रहे, सोडियम क्लोराइड हमेशा 100% नहीं टूटता है। सोडियम क्लोराइड हमेशा 100% नहीं टूटेगा, कभी वो 100% टूटेगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 90% टूटे, ऐसा भी हो सकता है कि वो 80% टूटे, ऐसा भी हो सकता है 50% ही डिसोसिएट हो। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है? तो ये जो है डिपेंड करता है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जैसे तुमने क्या किया, एक बर्तन में पानी ले लिया और उसमें जो है कुछ सोडियम क्लोराइड मिला दिया, तो तुमको लगेगा कि सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन अलग हो गया। तो ढेर सारे सोडियम आयन है, ढेर सारे क्लोराइड आयन है, वो सब अपना इधर उधर उसी में घूम रहे हैं। कुछ यही सिचुएशन होगा ना, कि सभी सोडियम क्लोराइड अलग अलग घूम रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, सोडियम और क्लोराइड के बीच में अट्रैक्शन भी है, तो जब भी मौका मिलेगा वो आपस में चिपक भी जाएंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी, और कभी कभी सोडियम क्लोराइड चिपक जाएगा तो NaCl भी है,
ऐसा नहीं कि NaCl नहीं है, सोडियम भी है, सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, और NaCl भी। इसी में कभी कभी होगा कि दो आयन जैसे ही पास आए, पास में आने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों चिपक गए, कह दो ये दोनों जो है चिपक गए, चिपक करके NaCl बना लिया। तो अगर पूरी तरह से डिसोसिएशन हुआ रहता है तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये दोनों तो चिपक करके एक ही में हो गए। तो अब क्या है, 1 2 3 4 5 6, और इसको एक साथ गिनो तो 7 पार्टिकल्स है। तो 8 की जगह पार्टिकल्स कितने काउंट कर पा रहे हैं? 7। क्यों 7? क्योंकि ये दोनों आपस में चिपक गए। क्यों चिपक गए? इसमें माइनस बनाना हम मिस कर गए। क्यों दोनों आपस में चिपक गए? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, पास आए तो चिपक गए। अगर इन्हें पास आने का मौका न दिया जाए तो न चिपके। पास आने का मौका कब नहीं मिलेगा? जब हमारा सॉल्यूशन, बहुत बड़े से बर्तन में सॉल्यूशन बनाओ, खूब ढेर सारा पानी मिलाओ और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को फिर से उसी में रखो, तो अब देखो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा हो रखी है। पहले ये दूरी कम थी, अब ये दूरी ज्यादा है। तो जब दूरी ज्यादा रहेगी तो इनको चिपकने का मौका कम मिलेगा, और ऐसे सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स डिसोसिएट करेंगे और आपस में चिपक नहीं पाएंगे। सोल्यूशन का वॉल्यूम कम है, थोड़े से जगह में ढेर सारे आयन्स है, तो आयन्स को पास आने का मौका मिलेगा, वो आपस में चिपक जाएंगे। तो डाइल्यूट सोल्यूशन जितना ज्यादा रहेगा, वांटा फैक्टर का वैल्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा। तो NaCl के लिए वांटा फैक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। ध्यान देना, NaCl के लिए वांटा फैक्टर का वैल्यू हमेशा 2 नहीं होता है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है। सोल्यूशन अगर बहुत डाइल्यूट रहेगा तो कंप्लीट 2, अगर डाइल्यूट नहीं रहेगा तो 2 से नीचे भी आ जाएगा। सपोज कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें NaCl 90% डिसोसिएट होता है, NaCl का डिसोसिएशन होता है लेकिन जस्ट 90%। इसके लिए वांटा फैक्टर तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे? Na+Cl-। हमने कहा हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिया, 100 में से 90 चले गए। कहाँ चले गए? इधर चले गए। तो 90 सोडियम आयन, 90 क्लोराइड आयन, और 10 मॉलिक्यूल्स बचे हैं जिनका डिसोसिएशन नहीं हुआ है। तो अगर कुछ भी न होता, कोई एसोसिएशन न होता, कोई डिसोसिएशन न होता, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे? 100 थे। ठीक, हमने नीचे की तरफ रख लिया 100। डिसोसिएशन होने के बाद 10 ये बचा है, 90 ये बना है, 90 ये बना है, इसको मिला दो तो सॉल्यूशन के अंदर 10 पार्टिकल इसका रहेगा, 90 इसका पार्टिकल, 90 इसका पार्टिकल, 90 + 90 180, 180 + 10 190, 190। और आई का वैल्यू अब तुम निकालोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.90। तो जो 2 आना था 2 से कम आया। क्यों 2 से कम आया? क्योंकि डिसोसिएशन 90% हो रहा है, 100% नहीं हो रहा है। तो एक चीज तो पहले अपने माइंड में ये रखना है कि किसी भी कंपाउंड का केवल फॉर्मूला देख करके हम सीधे सीधे वांटा फैक्टर नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे एग्जाम्स में या क्वेश्चन में मान लेते हैं कि NaCl, चलो अगर कुछ नहीं दिया है, बस ऐसे ही पूछ दिया क्वेश्चन में तुमसे कि बताओ NaCl के लिए वांटा फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। इनफैक्ट क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि NaCl के लिए वांटा फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है जब इसका डिसोसिएशन 100% होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले भी पूछने वाले ही, किसी से भी कभी भी गलती हो सकती है। तो अगर वो बहुत सीरियस ना हो, या फिर कभी कभी तुम्हारे लिए भी लोग जानबूझ करके गलती कर देते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन दे देंगे और बहुत सीरियसली तुम्हारी कॉपी चेक कर देंगे, तो तुम तो हर बार फेल ही होने लगोगे। इसीलिए वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, चलो समझने बूझने दो बच्चों को धीरे धीरे। तो NaCl का वांटा फैक्टर पूछा जाए तो आंसर हम सीधे सीधे 2 कह दे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक, गलत नहीं है कहना, सही नहीं है, कहो अच्छा नहीं। अच्छा क्या होता? ये तुमसे पूछा जाता है कि बताओ सोडियम क्लोराइड का मैक्सिमम वांटा फैक्टर का, सोडियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो हम बोलेंगे 2। 100% डिसोसिएशन होगा तो 2, और डिसोसिएशन कम होगा तो 2 से कम होगा। हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वैल्यू कितना आएगा, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो ये तो हमने बिना किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के निकाल लिया। हम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है वांटा फैक्टर के कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो सपोज हम सोडियम क्लोराइड के लिए वांटा फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोल्यूशन के अंदर घुस के चेक थोड़े करेंगे कि कौन टूटा कौन नहीं टूटा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम खुद कूद जाए सोल्यूशन में, इधर उधर खोज करके देख रहे हैं कि कितने टूटे और कितने नहीं टूटे। हम ये नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट पर भरोसा करेंगे। तो हमने NaCl का सोल्यूशन बना लिया। NaCl को मिला दिया पानी के साथ, और पानी के साथ मिला करके हमने सोल्यूशन बना लिया। तो सपोज हमने NaCl का कुछ मोल लिया होगा, कुछ मास लिया होगा, मास ही चलो मान लेते हैं। चलो मान लो हमने इसका कुछ
XYZ एनीथिंग कुछ ग्राम ले लिया, x ग्राम इसका ले लिया, पानी का y ग्राम ले लिया और दोनों को मिला करके हमने सोल्यूशन बना लिया। और प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमको पता है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और सोल्यूशन बनाया तो हमको दिखाई पड़ा कि जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ करके कह दो 100.25 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ गया, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और ऐसा करने से हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे कि हाँ भाई बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलैलिटी इंटू I, यही फॉर्मूला होता है ना। अपने को I का वैल्यू निकालना है तो अपने को डेल्टा TB का वैल्यू रखना पड़ेगा। हम यहां से उठा करके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 100.25 डिग्री सेल्सियस है, वो उठा करके यहाँ पर दोनों का डिफरेंस उठा करके यहाँ पर रख दे। केबी का वैल्यू, पानी के लिए केबी का जो भी वैल्यू होता है बुक्स में खोज करके, इंटरनेट पर खोज करके, कुछ न हो तो सवाल के साथ तो दिया रहेगा, उस वैल्यू का इस्तेमाल करके केबी का वैल्यू यहाँ पर उठा करके रख दो। ये रख दिया, ये रख दिया। मोलैलिटी, सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालना हम लोग जानते हैं। मोलैलिटी कैसे निकालोगे? NaCl का मोल रखोगे। मोलैलिटी कैसे निकालते हो? तो मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ वाटर। तो हमने माना है कि NaCl x ग्राम है, x ग्राम NaCl है, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट इससे डिवाइड कर दो, ये मोल में बदल जाएगा। किलोग्राम ऑफ वाटर y ग्राम था, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये किलोग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा मोलैलिटी। I का वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करना है। तो अब फॉर्मूला अपना कुछ इस तरह से चेंज होकर के आ गया। तो I का वैल्यू निकालना कोई मुश्किल है नहीं। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग जानते हैं, सोडियम जो है वो 23 और क्लोराइड जो है वो 35.5, दोनों को ऐड कर दें तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 आएगा, जो कि उठा करके यहाँ पर रख देना। XY हमें खुद से चूज करना है। ध्यान देना, तुम ऐसा सोचो कि एक्सपेरिमेंट करना है, हम एक्सपेरिमेंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस केवल पेन कॉपी से कैलकुलेट करना, एक्सपेरिमेंट के डायरेक्शन में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो। तो हम कुछ ग्राम सोडियम क्लोराइड लेंगे, कुछ ग्राम पानी लेंगे। ऊपर मान लिया था हमने कि माना हमने x ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, y ग्राम पानी लिया, तो जितना जितना सोडियम क्लोराइड और पानी लेंगे वो हमें पता रहेगा। चलो यार, सोडियम क्लोराइड का x ग्राम लिया है, पानी का y ग्राम लिया, और हमको पता है दोनों कितना कितना लिया है। तो वो हम जितना लेंगे अच्छे से तौल करके, वेट करके लेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी पानी ले लिया, कुछ भी सोडियम क्लोराइड ले लिया, दोनों को अच्छे से वेट कर लेंगे कि इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया है, इतना ग्राम पानी लिया है, ताकि हम x और y का वैल्यू यहाँ रख सके, Kb का वैल्यू रख सके, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस निकाल लें कि प्योर वाटर 100 डिग्री पर उबलता है, सोडियम क्लोराइड का ये सोल्यूशन इतने डिग्री पर उबल रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल करके रख ले और सब कुछ रख दे तो I का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक तो तरीका है कि हम इस फॉर्मूले की मदद से सोच सकते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे सिचुएशन में आओ। सोडियम क्लोराइड के लिए अपने को I का वैल्यू निकालना है। ठीक, हम सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन बना ले, हम लोग सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन बना ले, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसकी मोलैलिटी हम कैलकुलेट कर ले। ठीक, मोलैलिटी हमको नोन है क्योंकि हम ही ने सोल्यूशन बनाया है, तो मेरे को पता रहेगा कितना मोल सोडियम क्लोराइड मिलाया है, कितना किलोग्राम वाटर लिया है, डिवाइड वगैरह करके मोलैलिटी पता लगा ले। नाउ सेम मोलैलिटी के साथ एक और सोल्यूशन बना लो, another solution of a compound with normal behavior। हमने सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन बना लिया जिसकी मोलैलिटी अपने को पता है, उतनी ही मोलैलिटी का एक दूसरा सोल्यूशन बना लिया, एक दूसरे कंपाउंड का बना लिया जो नॉर्मल बिहेवियर करता है। नॉर्मल बिहेवियर करने का मतलब ना तो कोई एसोसिएशन करता है ना तो कोई डिसोसिएशन करता है। दो सॉल्यूशंस हो गए, दोनों की मोलैलिटी सेम है। ठीक, एक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का है और दूसरा सॉल्यूशन
किसी दूसरे कंपाउंड का है। सोडियम क्लोराइड वाले सोल्यूशन की भी मोलालिटी अपने को पता है और दूसरे वाले सोल्यूशन की भी मोलालिटी पता है। सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट करेगा, दूसरा सोल्यूशन जो है दूसरे वाले कंपाउंड का वो डिसोसिएट नहीं करेगा, उसका बिहेवियर नॉर्मल है। तो हम इसके लिए डेल्टा टीबी का वैल्यू पता लगा ले। कैसे पता लगाओगे तुम जानते हो, ठीक। इसके लिए भी डेल्टा टीबी का वैल्यू पता लगा ले। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कुछ आया। प्योर वाटर का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, सोल्यूशन का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिफरेंस निकाल लोगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मिल जाएगा। चलो मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो आया वो है 0.20 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा आ रहा है। सोडियम क्लोराइड का भी बिल्कुल वैसा ही सोल्यूशन बनाया है, दोनों का सोल्यूशन एक जैसा बनाया है और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन निकालेंगे। अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा, डिसोसिएशन हो रहा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी इससे ज्यादा आएगा। यहां पर कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल बिहेवियर है। जितने मॉलिक्यूल लेकर चलोगे उतने ही मॉलिक्यूल अंतिम तक बने रहेंगे, न घटेंगे न बढ़ेंगे। तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिया है तो 100 का 100 रहेगा, न 100 से घटना है न 100 से बढ़ना है, क्योंकि न तो कोई एसोसिएशन है न तो कोई डिसोसिएशन है। सो डेल्टा टीबी का वैल्यू जो आया यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू है। सोडियम क्लोराइड के केस में वैल्यू नॉर्मल नहीं होगा, डेफिनेटली नॉर्मल नहीं होगा। तो नॉर्मल नहीं होगा तो इससे ज्यादा आएगा। अब अगर ये 100% डिसोसिएट कर रहा है तो पार्टिकल दोगुने हो जाएंगे। दोगुने होने का मतलब वैल्यू इसका दोगुना आएगा। तो यहाँ पर 0.40 आ सकता है मैक्सिमम, ध्यान रखना मैक्सिमम 0.40 आएगा। लेकिन हर बार 0.40 आए ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सपेरिमेंट पर, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और मान लो कि तुमने वैल्यू कैलकुलेट किया और मतलब एक्सपेरिमेंट करके निकाला और तुम्हें दिखाई पड़ा कि वैल्यू जो है 0.34 है, तो हम कहेंगे यहां पर तो दोनों की मोलालिटी सेम थी। अपना फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी इंटू आई। अगर बिहेवियर नॉर्मल है तो नॉर्मल बिहेवियर के केस में आई का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक। आई को इग्नोर करो, 1 मान लिया, हटाओ इसको, कोई मतलब नहीं है। मोलालिटी सेम है, के बी सेम है, डेल्टा टीबी का वैल्यू सेम आना चाहिए। और अगर डेल्टा टीबी का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है मतलब इसका आई का वैल्यू क्या है, वो डिफर कर रहा होगा। तो अगर हम लोग इस चीज को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर ले, केबी का वैल्यू सेम है, मोलालिटी का वैल्यू सेम है, आई का वैल्यू बदलेगा तो इसका वैल्यू बदल जाएगा। तो हम कह देते हैं डेल्टा टी बी 1 इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी इंटू आई 1, और डेल्टा टी बी 2 बराबर के बी इंटू मोलालिटी इंटू आई 2। सब फॉर्मूला मैथमेटिकल वे में डील कर रहे हैं ना हम लोग, बिना इसके भी काम कर सकते थे, कोई मुश्किल काम नहीं था। डिवाइड कर दो, मोलालिटी सेम रहेगी, कट जाएगा, के बी सेम रहेगा, कट जाएगा। तो डेल्टा टी बी 1 बाई डेल्टा टी बी 2 इक्वल टू आई 1 अपॉन आई 2। एक का तो बिहेवियर नॉर्मल है, उसके लिए आई का वैल्यू 1 रखोगे, दूसरे का बिहेवियर एब नॉर्मल है, ये जो है कैलकुलेट करके यहां से निकाल सकते हो। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इस सिचुएशन में हम कर दें, I1 अपॉन I2 इक्वल टू डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2। सपोज 1 जो है इसके लिए इस्तेमाल किया, 2 जो है इसके लिए इस्तेमाल किया। तो I1 का वैल्यू अपने को नहीं पता है, इसका बिहेवियर नॉर्मल है तो वैल्यू 1 होगा, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। डेल्टा TB है 0.34 अपॉन दूसरा वाला वैल्यू 0.24, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, सॉल्व कर लो। 2 से ये 10 बार में कटा, 2 से ये 17 बार में कटा, 1.7 मतलब I का वैल्यू 1.7 आया। अगर 2 आया होता तो 2 आने का मतलब ये होता है कि 100% डिसोसिएट कर रहा है। तो इस गिवन सिचुएशन में हमने जो भी सिचुएशन क्रिएट किया रहा होगा, उस गिवन सिचुएशन में डेल्टा टीबी का वैल्यू देख करके हम लोग निकाल सकते हैं कि आई का वैल्यू कितना आएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। ये हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, इसी तरह से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी केसेज में ऐसा ही फॉर्मूला बना सकते हैं।
कि अपने पास दो सोल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो I1 अपॉन I2 बराबर डेल्टा TB1 बाई डेल्टा TB2। अगर फ्रीजिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो डेल्टा TF1 बाई डेल्टा TF2। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हो तो P1 अपॉन P2, मतलब पहले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मेरे को I1 I2 में से एक निकालना है तो दूसरा पता होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंपाउंड हमेशा नॉर्मल रखेंगे। एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसके बारे में मेरे को सच्ची पता है, पूरा पता है कि वो नॉर्मल ही बिहेव करता है, उसके लिए आई का वैल्यू 1 रहेगा। अगर दोनों अननोन हो जाएंगे तो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक अननोन क्वांटिटी रहती है तो कैलकुलेट कर लेते हो, दो अननोन क्वांटिटीज रहेंगी तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो आई का वैल्यू इस तरह से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना लो, इसके लिए आई का वैल्यू पता लगाना है। दूसरा सोल्यूशन किसी ऐसे कंपाउंड को बना लो जिसके लिए आई का वैल्यू पता है। दोनों ही सिचुएशन में मोलैरिटी को, अगर मोलैलिटी काम कर रहा है, ध्यान देना फॉर्मूले में मोलैलिटी काम कर रहा है तो तुम भी मोलैलिटी पर ध्यान दो कि सेम मोलैलिटी प्रिपेयर करो। फॉर्मूले में मोलैरिटी काम कर रहा है तो तुम भी मोलैरिटी पर ध्यान दो कि सेम मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी आता है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में मोलैलिटी आता है, तो यहां पर ऐसा सोल्यूशन बनाना जिसकी मोलैलिटी सेम हो, यहां पर ऐसा सोल्यूशन बनाना जिसकी मोलैलिटी सेम है, और आई का वैल्यू निकाल लेता हूं। और ध्यान देना आई का वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है ये तुम्हें आइडिया होना चाहिए, और मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है। खूब डाइल्यूट है तो मैक्सिमम वैल्यू तक वो जा सकता है। चलो मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो अपने पास एक कंपाउंड है, कोई कंपाउंड एनीथिंग XYZ एक कंपाउंड है जिसका नाम है Z, ठीक, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको नहीं पता है, और इसके साथ हमने ले लिया एक सॉल्वेंट, ठीक, एक अननोन कंपाउंड Z है जिसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमने सॉल्वेंट ले लिया, दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद चलो इसका हमने कुछ वजन ले लिया, इसका हमने कुछ वजन ले लिया, दोनों को लेकर के एक सॉल्यूशन बना लो। जैसे मान लो इसका हमने कुछ 5 ग्राम ले लिया, सॉल्वेंट का हमने 100 ग्राम ले लिया, दोनों को मिलाया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट हर बार पानी हो ऐसा जरूरी नहीं हो, अपने कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्वेंट चूज करेंगे जिसमें वो घुलता हो। ऐसा सॉल्वेंट नहीं लेंगे जिसमें वो न घुले। पानी में नहीं घुल रहा है तो पानी का इस्तेमाल कैसे करोगे, हर बार हर चीज पानी में घुले कोई जरूरी नहीं है। तो एक प्रॉपर सॉल्वेंट ले लिया, उसमें घोल करके सोल्यूशन बना लिया। सॉल्वेंट का कहता हूं बॉइलिंग पॉइंट वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहते तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते 120 डिग्री सेल्सियस, आसानी से पता लगा सकते हो। लैब में काम कर रहे हो, सॉल्वेंट को बॉयल करो, बॉयल कर करके बॉइलिंग पॉइंट रिकॉर्ड कर लो। सोल्यूशन को बॉयल करो, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट पता लगा लो, मान लो 122 डिग्री सेल्सियस। तो जो डिफरेंस है 2 डिग्री का आएगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करो, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलैलिटी इंटू आई। अब हमारे सामने मुश्किल ये है ना कि हमारा कंपाउंड अननोन है। अननोन मतलब हमको उसके बारे में कुछ नहीं खास पता है, वो डिसोसिएट होता है कि नहीं होता, एसोसिएट होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग नॉर्मल बिहेवियर मान करके ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ऐसी ऐसी बात है तब तो हम आई का वैल्यू ऐसे रख लेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं अवेलेबल है तो हम लोग नॉर्मल बिहेवियर मान करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि नाम पता रहे, कितना % डिसोसिएट हो रहा है, कितना % एसोसिएट हो रहा है, ये सब पता है तो आई निकाल लेंगे। लेकिन कुछ नहीं पता है, जब उसका नाम ही नहीं पता है, वो अननोन है, तो एसोसिएट होगा कि डिसोसिएट होगा मोस्टली ये भी नहीं पता होगा। तो आई का वैल्यू ऐसे सिचुएशन में तुम 1 रखो और आगे बढ़ो। हम कह देंगे कि हमने नॉर्मल मान करके मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो आई का वैल्यू 1 रख देना। मोलैलिटी कितनी आएगी, तो मोलैलिटी कैसे निकालते हो, मोल्स ऑफ अननोन कंपाउंड Z डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ वाटर। मोल कैसे निकाला जाता है हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स
इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमने लिया था उसका 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कुछ पता नहीं है, चलो कुछ भी एक्स वाई मान लेते हैं वाई, तो वाई बाई 5 मोल हो जाएगा ये। ठीक, हमने लिया था ना, हमने कहा था 5 ग्राम इसका लिया है, 100 ग्राम पानी का लिया है, मिला करके सोल्यूशन बनाया है। ये अपने को पता होना चाहिए क्योंकि सोल्यूशन हम ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कोई और सोल्यूशन बना रहा है। हम लैब में काम कर रहे हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं। सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमको पता है कितना पानी लिया, कितना चीनी लिया, कितना पानी लिया, कितना नमक लिया, कितना पानी लिया, कितना कंपाउंड लिया, या जो भी लिया कितना कितना लिया अपने को सब पता है। तो 5 ग्राम हमने इसका ले रखा है, हमने 5 ग्राम को मोल में बदलने की कोशिश की, मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं था, मान लिया कि मॉलिक्यूलर वेट है जो है वाई है। अज्यूम कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो जो है वाई है, तो मोल इतना हो जाएगा। पानी कितना किलोग्राम है, तो 100 ग्राम पानी था, 100 ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाई 1000 ये किलोग्राम हो गया। तो यहां पर क्या रखोगे, मोलालिटी की जगह नंबर ऑफ मोल्स 5 डिवाइडेड वाई, किलोग्राम ऑफ वाटर, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1/10 आएगा। सो 1/10 इंटू आई इंटू के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। हमको इस y का वैल्यू निकालना है, तो डेफिनेटली y का वैल्यू निकालना है तो अपने को डेल्टा टी बी चाहिए, जो हम एक्सपेरिमेंट करके निकाल ही ले जाएंगे। डेल्टा टी बी अपने को पता है, के बी का वैल्यू, i का वैल्यू भी चाहिए। i का वैल्यू हम अननोन कंपाउंड के लिए या तो प्रश्न में दे दिया जाए और कुछ नहीं दिया जाता तो अपनी तरफ से नॉर्मल मान करके 1 रखो। के बी का वैल्यू, अगर तुम लैब में काम कर रहे हो तो होता क्या है कि जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं लैब में सबके लिए केबी का वैल्यू पता कर करके लिटरेचर में, इंटरनेट पर, बुक्स में लिखा हुआ है, वहां से खोज करके निकाल लोगे। सवाल लगा रहे हो तो सवाल में दिया रहेगा, तो सवाल की मदद से केबी का वैल्यू यहाँ पर रखो, तो केबी रखो, आई रखो, डेल्टा टीबी रखो और इस मॉलिक्यूलर वेट वाई को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। और ध्यान देना, सभी के सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोल आता है, ठीक, और मोल आता है तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट भी आएगा और सभी के सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से उसका इस्तेमाल करते हुए तो मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, हमने तो दिखाया कि तुम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूलर वेट वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो और वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा टीबी रखना पड़ेगा। हम एक्सपेरिमेंट करके निकाल लेंगे या सवाल को पढ़ करके समझ लेंगे डेल्टा टीबी कितना है। केबी का वैल्यू रखना पड़ेगा, लिटरेचर से खोज लेंगे या सवाल में खोज लेंगे, रख देंगे। आई का वैल्यू दिया है तो ठीक, या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है तो कैलकुलेट करके रख देंगे, या फिर नहीं कुछ दिया है तो नॉर्मल मान करके 1 रख लेंगे और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ से बाद में निकाल लेंगे और कहेंगे ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट बनेगा। यहाँ पर एक चीज और, कभी कभी तुम लैब में गए, तुम्हारे पास 2 सॉल्वेंट्स हैं, 2 सॉल्वेंट्स की मदद से काम कर सकते हो। एक के लिए केबी का वैल्यू हायर है, दूसरे के लिए केबी का वैल्यू लोअर है, ठीक। सॉल्वेंट 1 सॉल्वेंट ए कह दो और दूसरा सॉल्वेंट बी, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक के लिए केबी का वैल्यू कह दो 25 है और दूसरे के लिए केबी का वैल्यू जो है जस्ट जो है 2 है। हम दोनों में से किसका इस्तेमाल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए करेंगे, तो तुम ध्यान देना, जो फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। अगर केबी बड़ा रखोगे तो ये भी बड़ा बड़ा आएगा, केबी छोटा रखोगे तो ये भी बड़ा बड़ा आएगा। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, एक्सपेरिमेंट जब तुम लैब में कर रहे हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा। जैसे प्योर वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस है, सोल्यूशन बनाया तो 100 से कुछ ऊपर चढ़ेगा ना, 100 से कितना ऊपर गया। अगर बहुत थोड़ा सा खिसकता है तो पढ़ना मुश्किल होगा। बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा खिसक गया तो पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा चेंज आए तो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करना आसान होगा। हम आसानी से थर्मोमीटर में पढ़ सकते कि हाँ इतना डिग्री जो है चेंज आया, उसको आसानी से पढ़ करके यहाँ फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेशन आसानी से करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट आसानी से हो जाए, इसके लिए डेल्टा टीबी जितना बड़ा रहे उतना अच्छा। और डेल्टा टीबी को बड़ा रखने का तरीका क्या है, केबी को भी तुम बड़ा कर दो। तो हम दोनों सॉल्वेंट्स में से इसको प्रीफर करेंगे। क्यों इसको प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने पर बॉइलिंग पॉइंट का चेंज अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा चेंज होगा तो हम उस चेंज को अच्छे से थर्मामीटर में पढ़ सकते हैं तो अच्छे से रिपोर्ट करेंगे, अच्छे से मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। अब बहुत थोड़ा सा खिसकता है तो उसको पढ़ना मुश्किल होगा और एक्सपेरिमेंट बहुत टफ होगा।
तो एक्सपेरिमेंट को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से बढ़ेगा, अच्छे से दिखेगा और उसको पहचान करके रखेंगे। तो इस वे में मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो दो चीजें हमने समझी। एक, आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एक तीसरा पॉइंट, हम आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर वेट। मान लो अपने पास फिर से वही NaCl है, हम आई का वैल्यू इसके लिए निकालना चाहते हैं। तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हमको तो पता है ही, हमको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। फॉर्मूला सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम 23 होता है, क्लोराइड 35.5 होता है। तो इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हम लोग देख ले क्या है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हम लोग पता लगा लें फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा 58.5। ठीक, ये काम हो गया। और अब हम क्या करें, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालें। हम लोग मान लें कि NaCl का मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता है, हमें यह भी नहीं पता है कि NaCl डिसोसिएट होता है कि नहीं डिसोसिएट होता है, कुछ नहीं पता है हमको इसके बारे में। हालांकि पता है, लेकिन फिर भी मान लिया कुछ नहीं पता है कि NaCl एसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा, कितना एसोसिएट डिसोसिएट होगा, अपने को कुछ नहीं पता है। ठीक, तो हम क्या करें, हम इसके मॉलिक्यूलर वेट का कैलकुलेशन कर लें। ठीक, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अज्यूमिंग i इक्वल टू 1। ठीक, चलो मान लिया कि i का वैल्यू 1 ही रहेगा। हमको पता है नहीं कि कितना % डिसोसिएट होता है, ये तो पता है ना कि डिसोसिएट होता है, लेकिन कितना डिसोसिएट होता नहीं पता। तो हमने मान लिया कि i का वैल्यू 1 रहेगा और मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए ऊपर जो मेथड बताया था उस मेथड से मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। तो यहां इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ आया। सपोज ये जो है एक्सपेरिमेंट किया हमने और मॉलिक्यूलर वेट आ गया 40। ठीक, एक्सपेरिमेंट किया और मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 40। हम जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5 और एक्सपेरिमेंट करने पर 40 आ गया। क्यों 40 आ गया? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में आई का वैल्यू हमने सही से रखा नहीं। कैलकुलेशन करते समय आई का वैल्यू सही रखा होता तो सही आता, आई का वैल्यू हमने सही से रखा नहीं, इसीलिए अपना काम बना नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, दोनों का रेशियो ले लो, ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, दोनों का रेशियो ले लो। ठीक, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट अज्यूमिंग i इक्वल टू 1 और इसका जो रेशियो आएगा वही 1/2 फैक्टर होगा, वही जो है 1/2 फैक्टर का काम करेगा। तो जैसे हम लोगों ने कहा ना कि इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, एक्सपेरिमेंट किया तो आया है 40, इसको डिवाइड कर लो, यही जो है आई का वैल्यू हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो इसको, इसमें एक 0 लगा दो ऐसे ताकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाए। 585 डिवाइडेड बाय 400, 4 से कटा दोगे ये 100 बार में कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौके 16, बचा 2 और 5, 4 छके 24, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 बचे 20। तो 146.25 डिवाइडेड बाय 100 कटाओगे, डेसिमल यहां से उछलकर यहां आ जाएगा, हो जाएगा 1.4625। और इसका मतलब ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 100% डिसोसिएट हो रहा होता तो दो वैल्यू, जो आई का वैल्यू 2 आना था। ठीक, ये 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ये उठता है कि पता लगाओ कि ये कितना % डिसोसिएट होगा। राइट, आई का वैल्यू हमको मिल गया और पता लगाना है कि ये कितना % डिसोसिएट होगा। ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलो मान लिया कि 100 पार्टिकल्स थे, 100 पार्टिकल्स थे और डिसोसिएशन जो है वो X% है।
राइट। तो 100 पार्टिकल्स किस चीज के हैं, NaCl के हैं। Na प्लस बना, Cl माइनस बना, 100 में से गया X, इधर बना X, इधर बना X। तो अब टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए, इतना इधर बचा है, ये बना है, ये बना है, तीनों को ऐड कर लो तो 100 माइनस X प्लस X प्लस X, ये टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से पहले तो पार्टिकल 100 था और इसी को तुम I कहते हो, और I का वैल्यू यहां से हमको पता है, यहां पर रख दो। तो 1.4625 इज इक्वल टू 100, माइनस प्लस कट जाएगा, 100 प्लस X बाई 100, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल फिर से इधर आ जाएगा, 146.25 बराबर 100 प्लस X, या X का वैल्यू यहां से तुम निकाल लो तो X बराबर, ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 146.25, इसमें से 100 को माइनस कर दो तो जो बचेगा तुम्हारे पास X का वैल्यू 46.25 बचेगा। तो इतना परसेंट, क्योंकि हमने क्या माना है, हमने माना था X परसेंट, तो X परसेंट तो 100 में से X डिसोसिएट हुआ, X ये बना, X ये बना। डिसोसिएशन के बाद टोटल पार्टिकल्स का नंबर ये हो गया। डिसोसिएशन से पहले 100 था, दोनों का रेशियो I कहा जाता है। I का वैल्यू हमें पता था, X का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ये आ गया 46.2%। तो इस तरह से कितना परसेंट डिसोसिएशन वगैरह हुआ है वो भी I के वैल्यू से निकाला जा सकता है। अगर परसेंटेज से I निकाल सकते हैं तो I से परसेंटेज निकाल सकते हैं। रिवर्स कैलकुलेशन बस अपने को करना होगा। अगर हमको पता है कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ तो हम I निकाल सकते हैं, हम जानते हैं इस चीज को। तो अगर परसेंटेज से I निकाला जा सकता है तो I से परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। सो दिस वे ये क्लास अपना पूरा होता है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस क्लास में की, फिर मिलेंगे अगले क्लास में और बातें करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।